एङि पररूपम्। एङि सप्तम्येकवचनान्तं पररूपं प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। एङि सप्तम्येकवचनान्तं पररूपं प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। एङि सप्तम्येकवचनान्तं पररूपं प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन् द्वे पदे स्तः। अवर्णान्त उपसर्ग से एङादि धातु पर में रहने पर अवर्णांत उपसर्ग से एङादि धातु पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। अवर्णांत उपसर्ग से एङादि धातु पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। वर्णांत उपसर्ग से एङादि धातु पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर रूप एकादेश होता है। प्रेजते, प्रेजते लिखा है ना, प्रेजते। उपोषति, प्रेजते उपोषति। एजते उपोषति लिखो। युवराज आओ, आ जाओ, युवराज को लिखने दो। दोनों पुराने चलते हैं। उपोषति। तो प्र प्लस एजते उप प्लस ओषति। अब देखिए, अब यहाँ भी आपको उपसर्ग संज्ञा करनी है और धातु संज्ञा भी करनी है, तभी हमको उपसर्ग क्या है पता चलेगा और धातु क्या है पता चलेगा। जो क्रियावाचक है और भुआदि में आता है उसकी धातु संज्ञा होगी। जो प्रादि है, क्रिया के साथ संबंध है, तो उसकी उपसर्ग संज्ञा। तो प्रादि कौन है यहाँ बताइए। और दूसरे प्रयोग में उप आता है ना, 22 के अंतर्गत आता है। तो इसका किसके साथ संबंध है? प्र का एजत्य के साथ है और उप का ओषत्य के साथ है। तो एजत्य मतलब प्रदीप्त होता है। एजत्य माने एज्रिदीप्तौ,
दीप्त होता है, हाँ, प्रकाशित होता है, हाँ, प्रकाशित होना अर्थ है। तो देखो, होना, प्रकाशित होना, ये क्रिया है कि नहीं? तो प्र का संबंध क्या, क्रियावाचक के साथ है, क्योंकि एजते ये क्रियावाचक, एजते में जो एज है क्या है, क्रियावाचक है। एजते का जो एज है क्रिया, तो इसका मतलब उस क्रिया के साथ किसका संबंध है, प्र का संबंध क्या है, एज के साथ है ना। तो इसलिए प्रादि हो गया प्र, उसका संबंध किसके साथ, एज के साथ है, तो क्रियावाचक के साथ संबंध हो गया। ठीक है, क्रियावाचक के साथ संबंध हो गया, हाँ ठीक है, क्रियावाचक के साथ संबंध हुआ ना, इसलिए प्र क्या हो गया, प्र की हो गई उपसर्ग संज्ञा। और जो एज है ये क्या है, क्रियावाचक है और भ्वादि में आता है, इसीलिए इसकी हो जाएगी, हाँ, एज की, प्रादि में आ रहा है और इसका संबंध, इसका योग किसके साथ है, एज के साथ है, इसलिए प्र क्या है, प्रादि है। और एजते में जो एज है एक क्रियावाचक है और भ्वादि में आता है, इसलिए उसकी क्या होगी, धातु संज्ञा, ध्यान रखना है। प्र क्या है, उपसर्ग है, क्यों है उपसर्ग, इसका क्रिया के साथ संबंध है। एज क्या है, क्रियावाचक है और भ्वादि में आता है, इसलिए उसकी हो जाएगी धातु संज्ञा। तो प्र ये है उपसर्ग, एज है धातु, पता लग गया ना। अब बताइए, हो गया दोनों चीज। और उप में भी देखिए, उप क्या है, प्रादि है, उसका संबंध किसके साथ है, ओषति, ओस के साथ समझ लीजिए, ओस धातु क्रिया, ओस के साथ है, तो क्रिया के साथ हो गया संबंध, क्रिया के साथ योग हो गया, इसलिए उसकी संज्ञा हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा, उसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाएगी। और ये क्या नाम, ओष क्या है, उषदाहे धातु से ओष बना है, उषदाहे, ठीक है, जलाना, जलाना क्रिया है कि नहीं। तो इसका मतलब ओष जो जिसका अर्थ क्रिया है उसके साथ संबंध है किसका, उप का, इसीलिए उप की क्या हो जाएगी, उपसर्ग संज्ञा, उप की हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा। क्यों हुई उपसर्ग संज्ञा, क्योंकि उप का क्रियावाचक के साथ संबंध है। क्रियावाचक क्या है, ओस समझ लो, ऊ का ओ बन गया, ओस, वो क्रिया कैसे है, कहा कि जलाना उसका अर्थ है, ओस का अर्थ है जलाना, तो जलाना क्रिया है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्रियावाचक जो ओष है उसके साथ संबंध किसका है, उप का, इसीलिए उप की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, हाँ, उपसर्ग संज्ञा, उप की हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा, ठीक है, उसकी हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा। और ओस क्या हो गया, क्रियावाचक है और भ्वादि में आता है, इसलिए उसकी हो जाएगी धातु संज्ञा। तो पता लग गया ना आपको। आप प्र क्या है, उपसर्ग है, एज क्या है, धातु है, उप क्या है, उपसर्ग है, ओस धातु है, ठीक हो गया। अब बताइए प्र कैसा उपसर्ग है, ये इवर्णांत है, उवर्णांत है, रिवर्णांत है, कैसा उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है ना। उप कैसा उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग, अवर्णांत माने जिसके अंत में अवर्ण है, आ कोई भी हो, अहो अंत में तो भी अवर्णांत कहेंगे, आहो अंत में तो भी अवर्णांत कहेंगे। तो प्र कैसा है उपसर्ग, अवर्णांत उपसर्ग है। उप कैसा उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है। प्र अवर्णांत उपसर्ग है, उप भी अवर्णांत उपसर्ग है, दोनों हो गए ना अवर्णांत उपसर्ग। अब आगे जो है एज है ना धातु, अब ये कैसा है, इकार आदि है, उकार आदि है, कैसा है, एकार आदि है, एकार आदि है, तो उसको इंग आदि कहोगे कि नहीं। इंग आदि किसको कहते हैं, ए ओ जिसके आदि में होगा
क्या है, जिस धातु का आदि वर्ण ए अथवा ओ होगा उस धातु का हम क्या कहेंगे, एंगादि धातु। धातु है, उस धातु का प्रथम अक्षर यदि ए ओ है तो हम उस धातु को कहेंगे एंगादि, है ना। ए ओ यदि जिसका माने जिस धातु का प्रथम वर्ण है उसको हम क्या कहते हैं, एंगादि। बताइए, एज में पहला अक्षर क्या है, ए, तो एज कैसा धातु हो गया, एंगादि, क्योंकि ए एंग है इसीलिए हो गए एंगादि। और ओस कैसा हुआ, ये भी हो गए एंगादि, क्योंकि ओ भी एंग में आता है, ए भी एंग में आता है, ओ भी एंग में आता है, इसलिए एज को हम कहेंगे एंगादि धातु। यदि ए की जगह पर आई होता तो हम एंगादि कहते कि नहीं, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, आई एंग में आता नहीं है। ये आई के आदि में रहने पर वो धातु एंगादि नहीं होगा, लेकिन ए आदि में रहने पर एंगादि हो जाएगा। ओ आदि में रहेगा तो एंगादि हो जाएगा, औ आदि में होगा तो एंगादि, क्योंकि आई औ एंग प्रत्याहार में नहीं आते। इसका मतलब एंगादि धातु होने के लिए धातु का प्रथम वर्ण ए अथवा ओ होना आवश्यक है। जिस धातु का प्रथम अक्षर ए अथवा ओ होगा उस धातु को हम क्या कहेंगे, एंगादि धातु कहेंगे। धातु होना चाहिए, सबसे पहले धातु है कि नहीं देखिए, उसके बाद फिर दूसरे नंबर में देखिए एंगादि है कि नहीं। यदि एंगादि है, धातु भी है, तब इस सूत्र को लगाएंगे। और पहले क्या होना चाहिए, उपसर्ग। उपसर्ग कैसे, उपसर्ग तो 22 है, उनमें से कौन सा उपसर्ग हो, अवर्णांत उपसर्ग हो, तब लगाना है। कौन सूत्र लगाना है, एंगी पर रूपम, अवर्णांत उपसर्ग से बोलता है। तो अवर्णांत उपसर्ग जिसके अंत में अवर्ण हो ऐसा उपसर्ग। अवर्णांत उपसर्ग का मतलब जिसके अंत में अ हो अथवा आ हो, हाँ, ऐसे जो उपसर्ग हो उसको हम कहेंगे अवर्णांत उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, प्र है, उधर उप है, प्र ए जाते में प्र है और उधर उप ओसते में उप है। क्यों है, तो हमने बोला ये प्रादि है कि नहीं, प्र पर अपसम अनु अब निस निर्दुष दुर्बी अंगनी अधि यति सूत उप आया कि नहीं, उप भी है, प्रादि में आता है। और ए उपसर्ग इसीलिए है क्योंकि प्र का संबंध किसके साथ है, एज के साथ, और उप का संबंध किसके साथ है, ओस के साथ। ओस क्या है, क्रियावाचक है, एज क्या है, क्रियावाचक है। जब क्रिया के साथ योग हो जाता है, संबंध हो जाता है, तब उसका नाम पड़ जाता है उपसर्ग। जब तक क्रिया के साथ संबंध नहीं है तब तक उसका नाम रहता है प्रादि। जब क्रिया के साथ उसका संबंध हो जाता है वह हो जाता है उपसर्ग। ठीक है, तो यहाँ प्र भी उपसर्ग है और उप भी उपसर्ग है। क्यों उपसर्ग है, कोई बोलेगा तो क्या बोलना है, एज जाते में जो एज है ये क्रियावाचक है। क्रिया के साथ जब योग, योग का मतलब होता है संबंध, जब क्रिया के साथ संबंध हो जाता है तो उपसर्ग हो जाता है। तो प्र का संबंध एज के साथ है, वो क्रियावाचक है और क्रिया के साथ संबंध है। उसी तरह उप का संबंध किसके साथ है, ओस के साथ है, इसीलिए दोनों की उपसर्ग संज्ञा हो गई। तो प्र की उपसर्ग संज्ञा हो गई और उप की भी उपसर्ग संज्ञा हो गई। और एज क्या है, धातु है। क्यों है, क्योंकि क्रियावाचक है और भुआदि में आता है। उप क्या है, ये भी क्या है, ओस क्या है, क्रियावाचक है, भुआदि में आता है, इसलिए ये भी धातु है। ठीक है, तो प्र हो गया उपसर्ग, उप हो गया उपसर्ग, एज हो गया धातु और ओष हो गया धातु। अब सूत्र लगाइए, यही अवर्णांत उपसर्ग से। अवर्णांत उपसर्ग क्या है, यहाँ प्र है, उधर उप है। प्र एजते में प्र है, उप ओषति में क्या है, उप है। ये दोनों अवर्णांत हैं कि नहीं, कि इवर्णांत हैं, अवर्णांत हैं या इवर्णांत, अवर्णांत। अवर्णांत का मतलब
जिस ऐसा उपसर्ग जिस उपसर्ग के अंतिम वर्ण अवर्ण हो, अ अथवा आ हो, उसको अवर्णांत कहेंगे। प्र में अंतिम वर्ण क्या है? उप में अंतिम वर्ण क्या है? तो इसके नाते प्र भी हो गया अवर्णांत, उप भी हो गया अवर्णांत। तो उपसर्ग संज्ञा हुई है इसीलिए उपसर्ग है। हाँ, उपसर्ग या संज्ञा क्यों हुई है? क्रिया के साथ संबंध है, बढ़िया से आना चाहिए, ठीक है। अवर्णांत उपसर्ग हो गया प्र और उप। अब अवर्णांत उपसर्ग से क्या परे रहने पर रूप कर रहा है पूर्व पर के स्थान पर? एंगादि धातु। तो बता यहाँ धातु संज्ञा किसकी हुई और उधर ओस की। बता एज कैसा है? एंगादि है कि नहीं है? कैसे है एंगादि? ये आता है, वो आदि में बैठा है। एज में ए आता है, वो आदि वर्ण है, इसीलिए हम एज को कहेंगे एंगादि। और धातु संज्ञा हुई है इसीलिए धातु है। धातु संज्ञा की गई भुआदयो धातव से, इसीलिए धातु है। और ये आदि में है इसीलिए एंगादि है। ये आदि में है क्योंकि वो एंग प्रत्यार में आता है, इसीलिए उसको कहेंगे एंगादि। समझ गए? और भूआदयो धातव से उसकी धातु संज्ञा हुई है इसीलिए धातु है। तो एंगादि धातु हो गया एज, एंगादि धातु हो गया ओष। ओष भी हुआ ना? क्यों हुआ? क्योंकि धातु संज्ञा हुई है इसीलिए धातु है। और एंग प्रत्याहार में वो आता है, वो आदि में बैठा है, उसके उस धातु के आदि में बैठा है, इसलिए एंगादि धातु। ठीक हो गया। अवर्णांतोपसर्ग भी एंगादि धातु भी है। पूर्व पर के स्थान पर पूर्व पर को क्या लिख दिए? लिखो ही मत, हटाओ उसको, प्र हटाओ, उधर जैसे को हटाओ, केवल अ लिखे। और उसकी जगह पर क्या लिख दिया? ए की जगह पर क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। दोनों इधर के अ की जगह पर भी उधर ए की जगह पर आ गया ए। तो अब इधर क्या बचा? अब लिखो उसके नीचे ए के बगल में लिखो क्या बचा? इधर प्र, प्र बचा। हाँ, उधर क्या बचा? जते बचा, प्र और उधर बच गया जते। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा? प्र हल है तो ए में मिल जाता है, तो बन जाएगा प्रेजते। पूर्व पर के माने पूर्व जो अवर्ण है, पर जो एंग है उसी के स्थान पर करना है। हमने कल बोला था थोड़ा, क्या बोला था? अवर्णांत उपसर्ग से क्या बोलना है? अवर्णांत उपसर्ग मतलब अवर्णांत उपसर्ग का अवयव जो अकार अवर्ण से, ऐसा बोलना। अवर्णांत उपसर्ग का अवयव अवर्ण से क्या? एंगादि धातु का अवयव अच पर में रहने पर पूर्व पर के स्थान पर। वास्तव में ऐसा अर्थ है, क्योंकि पूर्व पर के स्थान पर जैसे बोलोगे अवर्णांत उपसर्ग से और एंगादि धातु बोलोगे तो पूर्व पर से क्या पकड़ा जाएगा? पूरा उपसर्ग। पूर्व माने हुआ उपसर्ग, पर हुआ एंगादि धातु, पूरे के स्थान पर करते हो क्या? पर रूप क्या करते हैं? अवर्णांत उपसर्ग का अवयव अवर्ण से। तो अवर्णांत उपसर्ग का अवयव अवर्ण, अभी यही लिखो, ज्यादा लफड़ा हो जाएगा फिर, चलो यही समझ लो, ठीक है। पूर्व पर से अ और ए पकड़ना है, ठीक है। क्या पकड़ना है? पूर्व पर से अ और ए को पकड़ना है। तो अ ए की जगह पर क्या हो गया? तो प्र में क्या बचा? अब प्र से अ को हटा दोगे तो क्या बचेगा? प्र बचेगा। प्र में अ नहीं रहेगा तो प्र रहेगा, उधर ए नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? जते। और दोनों की जगह पर तो ए आया, तो प्र ए जते, अब मिला दोगे तो प्रे जते। उसी तरह उप, अब दोनों की जगह पर आएगा ओ, तो क्या बना? ओ हुआ। अब इधर क्या बचा? उप ओ, उधर क्या बचा? सती। मिला दो के पोषती। पोषती माने जल रहा है, पोषती माने प्रकाशित हो रहा है, अच्छी तरह से जल रहा है, ठीक है।
अप्रेजते, प्रेजते माने प्रदीप्त हो रहा है, वो जल रहा है। उधर क्या बोला, जल रहा है, इधर हो रहा है प्रदीप्त हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अचुंत्यादिति आया, समझ में नहीं आया? अचुंत्यादिति अचः षष्ठेकवचनान्तम् अन्त्यादि प्रथमैकवचनान्तम् टी प्रथमैकवचनान्तम् त्रिपदमिदं सूत्रम् सूत्रेऽस्मिन् त्रीणि पदानि सन्ति। अचों के मध्य में जो अंतिम अच, अचों के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। अचों के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। अचों के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। अचों के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। अचों के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। अचों के मध्य में जो अंतिम अच, वह है आदि में जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम। तुम लोग अलग अलग बैठा करो, तुम दोनों, ठीक है? हाँ, एक ही साथ रहते हो ना, बीच बीच में हंसते रहते हो। हाँ, किसी दिन बिगड़ जाएंगे तो फिर होगा, अच्छे से बता दिया। और क्या बोला? सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम, सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का पर रूप कहना चाहिए। सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का पर रूप कहना चाहिए। सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का पर रूप कहना चाहिए। सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का पर रूप कहना चाहिए। सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का पर रूप कहना चाहिए। ठीक है? तो पर रूप करने वाला सूत्र कौन सा था? वो यंगादि रहने पर करता था, भी यंगादि नहीं होंगे, धातु नहीं होगा, वहाँ के लिए आया। तो पर रूप केवल सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का ही करेगा। ठीक है? आगच्छ लिखा तो। अब क्या है? सकंधु, करकंधु, मनीषा, आकृति गणोयम मार्तंडः। हाँ, तत्सटे बताते हैं, तुमको तत्सटे ही पढ़ा है और पूरा रह गया, सब हो गया तत्सटे। हाँ, लिख दिए। सका अंधो और
कर का अंधो, मनस ईशा, सका अंधो, कर का अंधो, मनस ईशा। अब सीधा सीधा ऊपर मोटे हिसाब में ये समझो कि जो अजंत शब्द होगा, क्या, जो अजंत शब्द होगा उसमें जो अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा होती है। हलंत कोई शब्द होगा तो अंतिम हल के साथ साथ उससे ठीक पूर्व में बैठा हुआ जो अच होगा उसकी टी संज्ञा। हम शायद पहले भी बताया, ऐसा लग रहा है। अच्छा, कहीं और जगह बताया इसका, ऐसा लग रहा है कहीं समझाया इसको। हाँ, विद्यालय में समझाया। अच्छा, कोई बात नहीं। तो जो अजंत शब्द होगा तो जो अंतिम अच है उसकी टी संज्ञा, उसको हम टी कहेंगे। कोई भी अजंत, जैसे राम है तो टी क्या है, म में जो अ है। हरि बोलेंगे तो टी क्या है, ई, हरि का जो ई है, ठीक है। सीता बोलेंगे तो आ, ये टी है। जो भी अजंत शब्द होगा तो अंतिम अच को हम कहेंगे टी। यदि हलंत शब्द होगा तो अंतिम हल के साथ साथ उससे ठीक पूर्व में जो अच होगा उसको हम टी कहेंगे। दोनों को मिला करके, अंतिम हल को भी लेना है, उससे ठीक पूर्व का जो अच है उसको भी लेंगे, दोनों को मिला करके टी होगा। ठीक है, समझ में आई। यशस है, यशस, यशस में टी क्या होगा, अस, अस। यशस में टी क्या होगा, अस होगा। ठीक है, सभी और अभी, केवल हल के नहीं हो। ठीक है, अजंत होगा तो केवल अंतिम अच, हलंत होगा तो अंतिम अच तो लेना ही है, लेकिन उसके बाद में तो हल होगा, हलंत शब्द होगा तो अंतिम हल, उससे ठीक पूर्व में जो है क्या अच है उसको क्या करना है, उसकी टी संज्ञा, यही है। ठीक है, चलो ये यहाँ समझाते हैं। ये लिख रहा है अचों के मध्य में जो अंतिम अच, अचों के मध्य में, हल देखना नहीं। बता, सक में कितने अच हैं, दो है ना, सकार उत्तरवर्ती आकार और ककार उत्तरवर्ती आकार। सकार उत्तरवर्ती आकार और ककार उत्तरवर्ती आकार, इन दोनों अचों में के मध्य में अंतिम अच कौन सा है, ककार उत्तरवर्ती आकार। दो अच हैं, हम हल को नहीं देखना है। दो अकारों में से अंतिम अच कौन होगा, ककार उत्तरवर्ती आकार। उसी तरह कर्क में भी ककार उत्तरवर्ती आकार, मनस में नकार उत्तरवर्ती आकार। ठीक है, सक में ककार, ककार उत्तरवर्ती आकार, कर्क में दूसरा जो ककार है उस उत्तरवर्ती आकार, मनस में नकार उत्तरवर्ती आकार, ये है अंतिम अच। अब वह अच है आदि में जिसके सका का क का जो अ है वो किसके आदि में है, वो उधर वाला नहीं देना है, वो तो ब्रैकेट लग गया, वो लग गया है, उधर वाला लेना ही नहीं है, वो अंधु अलग है। इसको कहा जाता है किसी के आदि में नहीं है। क्या कहा जाएगा, किसी के आदि में नहीं है, ऐसा बोला जाएगा। या इसको व्याकरण के भाषा में बोला जाता है कि अपने ही आदि में है। क्या बोला जाता है, अपने ही आदि में। जब किसी के आदि में नहीं होता तो उसको बोला जाता है वो अपने ही आदि में है। समझ गए। तो इसका मतलब स क में जो ककार उत्तरवर्ती आकार है वही अंतिम अच है। वो अंतिम अच किसके आदि में है, स्वयं के आदि में। कर्क में जो दूसरा जो ककार उत्तरवर्ती आकार है वो किसके आदि में है, स्वयं के आदि में है। और मनस में जो नकार उत्तरवर्ती आकार किसके आदि में है, हाँ, सकार के आदि। वहां तो बैठा है ना, वहां तो किसके आदि में, तो स के आदि में है, वहां सकार के आदि में है। दोनों जगह स्वयं के आदि में है, स्वयं अपने ही आदि में है, लेकिन मनस में सकार के आदि में है। समझ गए ना। अब स्वयं के आदि में है, किसी के आदि में होता तो उन दोनों की टी संज्ञा होती, समुदाय की होनी है ना। तो किसी के आदि में नहीं होगा तो समझ लो उस अंतिम अच की ही टी संज्ञा होगी। क्या, जिसके आदि में उस समुदाय की होती है, जिसके आदि में है। तो किसी के आदि में होता तो उन दोनों की होती।
जिसके आदि में किसी के आदि में होता तो जिसके आदि में है जो आदि में है उन दोनों की होती। अब यहाँ तो किसी के आदि में नहीं है तो किसकी होगी टी संज्ञा? केवल अ की होगी। सक में भी ककार उत्तरवर्ती अकार की होगी और कर्क में भी ककार उत्तरवर्ती अकार की होगी। अब मनस में किसकी होगी? किसके आदि में है? कौन है आदि में? अकार है, तो इसका मतलब अ और स दोनों की टी संज्ञा होगी। समझ गए? यही कह रहा है। समुदाय के बोलने का मतलब यही है, जिसके आदि में होगा उसको भी लेंगे, और जब किसी के आदि में नहीं है तो क्या करेंगे? केवल उसी की टी संज्ञा करेंगे। समझ में आ गया बढ़िया से? तो अब जो वार्तिक पर रूप करेगा, जो टी है ना उसी के स्थान पर रूप करेगा। क्या करेगा? उसी के स्थान पर ही पर रूप करेगा। अब देखिए पूर्व से उसी को पकड़ना है। अब यहाँ सकंध्वादिषु पर रूपम वाच्यम वार्तिक लगाइए। इस सकंध्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का पर रूप कहना चाहिए। तो ये जो सकंधु है कर्कादि गण में आता है, एक सकंध्वादि गण में है, करकंधु भी आता है, मनीषा भी आता है। ठीक है, तो इनका पर रूप होगा। पर रूप होगा तो किसका होगा? टी का। तच्च टेह लिख रहा है, इसी वार्तिक के बाद लिखा ना, तच्च टेह। शब्दों का ही पर रूप नहीं होगा, पर रूप किसका होगा? टी का। तच्च माने पर रूपंच, टेह माने टी का होता है। पर रूप किसका होगा? टी का। जिसकी टी संज्ञा की हो उसके स्थान पर रूप होगा। अब बताओ यहाँ किसका होगा पर रूप? पर रूप होगा। अब देखो स का अंधो में अ लिखो, स का क का अ, अंधो का अ, कर्क का अ, अंधो अ लिखे। उधर क्या लिखोगे? अस। अ की जगह पर नहीं, उधर ईसा है ना, मनस इधर है तो अस, उधर क्या रहेगा? ई। अब लिखो, उन दोनों के स्थान पर क्या होगा? पर रूप होगा तो क्या होगा? दोनों की जगह पर एक अ आया। स का में जो क का अ और अंधु का अ, दोनों की जगह पर एक अ आया। पहले दो अ थे, अब दोनों की जगह पर एक अ आएगा दोनों जगह। और उधर फिर उधर भी क्या आएगा? अस और ई की जगह पर ई आएगा। अस और ई की जगह पर ई आएगा। हाँ क्या है देखिए, अस और ई ध्यान रखना। ई छोटी लिखी हो बड़ी ऊपर? बड़ी। ठीक है। तो आया, तो अब क्या बन गया आपका? अब क्या बचा इधर? सक। उधर क्या बचा? धू। उधर बचा धू धू, इधर कर्क धू। अब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पहले सकंधु में बोलो, सकंधु। उधर क्या बन गया? करकंधु। और उधर बन गया मन बचा है, ई उधर सा, मिला गए तो मनीषा। सकंधु माने होता है क्या? सक देश का कूप, कुआ। सकंधु माने कुआ, सक देश है उसका कुआ। करकंदु माने बेर। बेर खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ बेर, बेयर नहीं बेर। हाँ अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? क्या नहीं आया बताओ? जब टीका पर रूप होता है बोल रहा हूँ तो किसका हो जाएगा बताओ? सभी हो जाएगा बोल रहा है। जब टीका पर रूप होगा दोनों के स्थान पर होता है तो दोनों को हम लेंगे। पूर्व पर के स्थान पर होता है। सका अंध में पूर्व क्या था? अ। पर क्या था? अ। पर का अंध में पूर्व क्या है? क्यों है? अपूर्व से अ को क्यों पकड़ा? उसी की टी संज्ञा हुई है। पूर्व से किसको पकड़ना है? जिसकी टी संज्ञा हुई है उसी को लेना है। तो मनस में टी क्या है?
अस को पकड़ेंगे तो अस के स्थान पर और ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। जो टी है उसके स्थान पर होना है पूर्व का, पूर्व से टी को पकड़ना है, पर से किसको पकड़ेंगे? जो पर में होगा। नहीं आया भाई? आप हलंत शब्द होगा, आप कोई भी अभी तक आदेश करते आ रहे हो पूर्व पर के स्थान पर कर रहे हो ना, तो यहाँ पूर्व पर के स्थान पर कहेंगे तो हम पूर्व शब्द से किसको पकड़ना है? जिसकी टी संज्ञा हुई उसी को पकड़ना है। कहीं अ होगा टी, कहीं ई, कहीं ऊ होगा, तो हम अ, जहाँ अस की होगी अथवा हल माने कहीं अंतिम हल होगा तो टी संज्ञा जिसकी होगी उसको पूर्व से पकड़ेंगे, उसके स्थान पर करना है। तो मनस ईसा में टी संज्ञा किसकी हुई है? अस की हुई। तो जब सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम से पररूप करेंगे तो किसकी जगह पर करेंगे? अस, और उधर जो ई है उसके स्थान पर करेंगे, पररूप करेंगे। पररूप मतलब समझते हो? पूर्व पर के स्थान में जो करते हो उसमें जो पर है, दो के स्थान पर करते हो ना, दो के स्थान पर करते हो कि नहीं? पूर्व और पर के स्थान पर रूप माने जो पर है, जो पर वाले के स्थान पर करना है उसका रूप माने रूप। रूप समझते हो भाई? अ का रूप आई तो होगा, इसका मतलब वो पहले वाला जो अ है वो अ नहीं है, उसकी जगह पर एक आदेश रूप में नया अ आया है। लेकिन आएगा कैसा? जो पर के जैसा ही आएगा, जो पर स्थानीय है उसके जैसा ही आएगा, लेकिन वही नहीं है, वही नहीं है, लेकिन वो उसकी तरह ही आदेश दूसरा है। वो पहले जो था वो तो स्थानीय है, बाद में उसके स्थान पर जो आया वो आदेश है। लेकिन आपको ई वही दिख रहा है वैसे ही, लेकिन वो पहले जो ईसा में ई बैठा वो ई नहीं है, ये आदेश रूप में नया आया है। किसके स्थान पर आया? अस और ईसा के ई के स्थान पर आया। तो क्या बोलेंगे? मन बचेगा। मन, ईसा, मनीषा। मनीषा माने बुद्धि, मनीषा का अर्थ है बुद्धि। धनुष ईसा है, समझ लो धनुष, धनुष ईसा। बताओ क्या बनेगा यहाँ? धनुष ईसा, धनीसा बनेगा, धनीसा। अब देखो पता, धनुष का अर्थ तो धनु, ईसा उस धनुष का स्वामी, और धनुषा लिखेगा तो क्या समझोगे पता नहीं, सही पर टी हो करके पररूप हो गया, क्या गड़बड़ लिखा है क्या? धनुष, धनुष ईशा, किसमें? मूर्धन्य सा है वो, ईशा तालबे हर जगह ईशा तालबे आता है, यहाँ ईशा नहीं, यहाँ मूर्धन्य है। ईशा का सब ऊपर में क्या लिखा है? हाँ, मूर्धन्य लिखना है। तो धनुष ईशा में भी टी क्या हो जाएगा? उस। अपर रूप करोगे तो धनीषा बनेगा? बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सकंद्वादिगण में ये शब्द आता नहीं, बनता है यदि वहां आता है, इसीलिए तो बोलना पड़ा ना। सकंद्वादि गण में जो शब्द आते हैं उन्हीं का पर रूप होगा। तुम देखोगे गण पाठ, गण पाठ पढ़ो तो लघु में लिखा रहता है, लघु में पूरे नहीं लिखा है तो सिद्धांत कौमुदी में अंतिम में गण पाठ करके लिखा है, वहां सब देखोगे उस गण में कौन कौन आते हैं पता चलेगा। समझ गए? सब याद करना पड़ेगा। धातु कौन है, धातु पाठ याद करो, गण पाठ याद करो, तब ना प्रकांड विद्वान बनोगे। ऐसे थोड़ा होता है, वहां देखने से पता चल जाएगा। समझ गए? इसीलिए वो कहा सकंद्वादि गण में पड़े गए शब्दों का पर रूप कहना चाहिए, हर किसी का नहीं। हाँ, किसमें? हाँ, तभी तो उसको रोकने के लिए तो ये किया है ना। ठीक है, सकंधु शब्द बनता ही नहीं, सकांधु बनता, करकांधु बनता, इसीलिए स्पेशल बनाया गया। ठीक है, पाणिनि जी के हिसाब से तो गड़बड़ हो रहा है। पतंजलि ने दृष्टि डाला, देखा शास्त्रों में तो सकंधु प्रयोग आया, सकांधु तो आया नहीं, तो सकंधु कैसे बनेगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो उन्होंने उपाय किया,
सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम। ठीक है। पीछे जो है समझ में आ रहा है? आज पहले दिन आए हो, कैसे पता चला यहाँ पढ़ाई होती है? किसी ने बताया? किसने बताया? ये पहले भी आज आए? हाँ अच्छा, हाँ तो तुम उस दिन आ जाओ, ये तो था। किसमें? होगा ही नहीं। धनुष, धनु धनुषा क्या होगा? धनुष ईसा में क्या होगा? धनुष ईसा कुछ होगा। हाँ तो वहाँ होगा नहीं, ऐसे तुम लोग को कर नहीं भाई, शकंदवादी गण में होना जरूरी है तब होगा, ऐसे तो होता। हाँ लेकिन ये बोल रहा है ना स्पेशल, शकंदवादी गण में पढ़े गए शब्दों के टीका ही पर रूप होता है और सबका नहीं। चलिए अब आया एक थोड़ी सी बात ही आई, मारतंडः के लिए कुछ स्पेशल समझिए। एक करे मारतंडः प्रयोग दिया है, देखो मार्तंडः। अब यहाँ ये बता रहा है, हमने आप लोगों को बताया कि आपको सकंद्वादि गण में पढ़े गए जो शब्द है उन्हीं का प्ररूप करना है और का इस वार्तिक के द्वारा करनी है। तो सकंद्वादि गण में आपने पूछा कि कैसे पता चलेगा, इसने पूछा कि कैसे, हमने क्या बोला? गणपाठ देख लो पता लग जाएगा। तो कहा कि ऐसे भी कई गण हैं जिनमें बहुत सारे शब्द आते हैं, अगर उन शब्दों को लिखा जाए तो एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। उस गण में इतने शब्द आते हैं, उन सारे शब्दों को लिखा जाए तो फिर तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाए। इसीलिए वो लिखना संभव नहीं होता। शब्द तो अनंत है, शब्द की कोई सीमा है क्या? कोई कहे कि हम सारे शब्दों का संकलन कर देते हैं, कर सकता है कोई? लिखा है महाभाष्यकार ने, पतंजलि ने। बृहस्पति एक बार ऐसा दोनों ने किया कि कहा, बृहस्पति जी ने सोचा कि हम सारे शब्दों को बोल देते हैं, और कौन सुने के सारे शब्दों को? कहा इंद्र को बैठा लिए, शिष्य बना लेते हैं इंद्र को। इंद्र बैठा रहा, वो बोलते ही रहे, कभी शब्द समाप्त हुए ही नहीं। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च श्रोतारः शब्द पारायणम प्रोवाच नांतम जगाम। जाया भाष्य में अंत हुआ ही नहीं, वो बोलते रहे, वो सुनते रहे, समाप्त हुए ही नहीं। तो बाद में थक करके क्या हुआ, फिर कर लिया कि नहीं तो संभव नहीं है। तो कितने शब्द होते हैं, सारे शब्दों का अध्यापन अथवा अध्ययन संभव नहीं है। कुछ ऐसा सूत्र बना दिया जाता है, उस शब्दों के आधार पर हम बहुत सारे शब्दों को जान सकते हैं, इसीलिए व्याकरण आया। तो हमारा कहना यह है कि जब शब्द अनंत हैं तो शकंद्वादि गण में पढ़े गए शब्दों का प्ररूप है, तो इसका मतलब हमको शकंद्वादि गण जब पाठ करेंगे, गण पाठ, उनमें सारे शब्दों का उल्लेख करना पड़ेगा, तभी तो जानेंगे। तो कहते शकंद्वादि गण में बहुत सारे शब्द आते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे शब्द आते हैं। सबका उल्लेख करना, सबका वहाँ पाठ करना, सभी शब्दों को पढ़ना ये संभव नहीं है। तो लास्ट में जाकर के उन्होंने लिख दिया आकृति गणो यम, कह दिया। कुछ शब्द लिखा, लिखने के बाद लास्ट में लिखा आकृति गणो यम, कह दिया। आकृति गणो यम का मतलब, आकृति गण का मतलब यही है, बना शब्द शास्त्र में मार्तंड है। अब मार्तंड है, मार्तंड शब्द का जब संधि विच्छेद करते हैं तो क्या है? मार्त अंड है। मृतंड, यद्यपि पहले मृत अंड बोल करके मृतंड बनाएंगे, तब मृतंडाद आगतः मार्तंड ऐसे बनाना होता है। हम ऐसे बोल रहे हैं, वास्तव में क्या है? मृत अंड, यहाँ पर रूप करना है, मृतंड बनेगा, उसके बाद मृतंडात आगतः मार्तंड सूर्य, ऐसा है। तो हम मार्त अंड है। अब बताइए बनाना क्या है? मार्तंड है। और मार्त अंड में मार्तंड कब बनेगा बताओ? जब परूप करेंगे। परूप किए बिना नहीं हो सकता, या तो पूर्व रूप करिए तो बनेगा, या तो परूप करिए तब बनेगा। पूर्व रूप करेंगे तो भी बनेगा,
क्योंकि इधर भी आ है उधर भी आ है। पूर्व रूप करेंगे तो मार्तंड बनेगा, या तो पर रूप करेंगे तो मार्तंड बनेगा। पूर्व रूप करने वाला सूत्र एंग पदांत आदति हो तो एंग पदांत एंग कहता है, लग नहीं सकता। अब पर रूप करने वाला तो आपने अभी पढ़ा, एंगी पर रूप वो क्या था, एंग आदि धातु कहता है, वो लग नहीं सकता। हाँ, ये दोनों तो लग नहीं सकते, करना पर रूप ही पड़ेगा। पर रूप किए बिना रूप बनने वाले नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, पर रूप करने वाले सूत्र हमने अभी तक एक ही पढ़ा, एंगी पर रूप, वो लग नहीं सकता। तो अब क्या किया जाएगा, अब एक बचा सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। तो सकंद्वादिषु पर रूपम, सकंद्वादि गण में देखा तो है ही नहीं वहां, तो फिर कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि जब इसको माने परूप करने से ही बन सकता है, तो हम मान लेंगे कि वहां न लिखा होने पर भी वहां है ये। उसके रूप को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके हम अनुमान कर लेंगे कि वो वहां है। वहां है तो क्यों नहीं है दिखता, तो कहेगा भाई इतने शब्द हैं, सारे शब्दों का उल्लेख करना संभव ही नहीं है, तो क्या करें। इसीलिए हम वो रूप को देख करके अनुमान कर लेंगे कि अयम अभी शब्द तस्मिन् गणे स्यात्, ये भी शब्द उस गण में होगा। उन्होंने इसीलिए उल्लेख नहीं किया क्योंकि जितने सकंद्वादि गण में आते हैं उन शब्दों का वहां उल्लेख करना संभव। तो क्या होते, मंच पर बहुत सारे सम्मानित अतिथि बैठे होते हैं, कोई मंच पर भाषण देने के लिए खड़ा हो जाता है तो क्या सबका नाम लेता है क्या कहता है, उपस्थित सम्मानित वर्ग बोल देता है, हो जाता है, सब आ जाते हैं ना। जब उतने वहां तो गणना कर सकते हो, संख्या है, फिर भी नहीं बोलते क्योंकि बहुत सारा समय चला जाएगा। उसी तरह यदि बहुत सारे शब्द जब उस गण में आते हैं तो उन सारे शब्दों को हम वहां लिखने लग जाएं तो जिंदगी तो उसकी के लिखते लिखते ही चला जाएगा। तो इसीलिए ऐसा उपाय कर दिया कि समझ लो यदि सकंद्वादि गण में उस शब्द को मानने से, मान करके पर रूप करने से वह शब्द सिद्ध हो रहा है, इसके अलावा दूसरे उपाय से सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मान लो उस गण में। ऐसे भी माना जाए, इसी को बोलते आकृति। आकृति से समझना, उसके रूप को देख करके समझना, अनुमान करना, इसी को कहते हैं आकृति गण। क्योंकि वे पर रूप करता है, एंगी पर रूपम एंगादि करता है, एंगादि है नहीं, यहाँ हो नहीं सकता। अपूर्व रूप करने वाले भी क्या करते, एंग चाहते पूर्व में, वो भी है ही नहीं, कर नहीं सकता। तो हम करना तो क्या पड़ेगा, ये रूप सिद्ध के लिए पर रूप ही करना पड़ेगा। तो पर रूप करने वाला अब बचा क्या है, सकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। तो आपको सकंद्वादि में नहीं दिखता तो क्या कहेंगे हम कि नहीं दिख रहा है तो भी उस गण में ये है, इसीलिए उसका उल्लेख नहीं किया। इसी की तरह और बहुत सारे शब्द हैं उस गण में, लेकिन सबका उल्लेख करना, सबको लिखना वो संभव नहीं होता है। इसीलिए कुछ शब्दों का तो उल्लेख कर देते हैं और बहुत सारे शब्दों का उल्लेख नहीं करते। इसका मतलब वहाँ जो उल्लेखित हैं, जिन शब्दों को लिखा गया है वही केवल उस गण में आते हों, ऐसा नहीं समझना चाहिए, उसके अलावा भी आते हैं। तो मार्त अंड, जो मार्तंड शब्द वो भी आता है, इसीलिए परूप हो जाएगा मार्त अंड, तो बन जाएगा मार्तंड। समझ में आई बात, कही है। अब यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं, हमने सबका बोला, बोलने के बाद के एक को छोड़ दिया, तो कहेंगे इसमें रामू नाम का विद्यार्थी भी है, बोल दिया, सबका नाम लिया, लास्ट में जा कर के रामू बोले ही नहीं, तो सब लोग अपने आप समझ जाएंगे कि नहीं। ओ ऐसे बोलते बोलते रामू तो कहे, पहले तो बोले थे यहाँ बैठा है रामू, जब गिनाते चले गए लास्ट रामू बोले ही नहीं। इसका मतलब किसको देख लेंगे आप कि किसको नहीं बोले, कौन बचा है, ओ अच्छा वही होगा रामू, बोलेंगे कि नहीं। अनुमान लगाया जाता है ना बहुत सारी जगह, अनुमान भी एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही केवल प्रमाण नहीं होता, आपको जो दिखे वही केवल है, ऐसी बात नहीं है। आप जब पर्वत पे जाते हो तो धुआं को देख करके क्या कर लेते हो, अग्नि का अनुमान कर लेते हो। पहले पहले तो गांव में क्या माचिस तो होती नहीं थी, तो क्या करते थे, एक घर में जो आग होती थे उसको डाल देते थे अग्नि के नीचे, राखी से ढक देते थे, और क्या होता था, उसी से शाम को भी फिर आग जलाते थे।
क्योंकि उसको निकाल लेते थे तो लकड़ी में आग होती थी। और दूसरे घर के लोग भी क्या पहुंचते, चलो उसके घर में आग लग जल गई, अब जाओ लेके आओ, वहां से आग ले आ करके चलाते थे काम। तो कैसे जाते थे, दिखता था घर के ऊपर से धुआं निकलते हुए, तो तब जाते थे। तो देखो आग को तो देखा नहीं, अग्नि को तो देखा नहीं, धुआं से अनुमान लगा लिया ना। कैसे लगा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि रहती है। इसी उद्देश्य उसी तरह ये कर मार्तंड बना है, बनता कब है, परूप करने पर। और क्या है, सकंद्वादि गण कब बनेगा, जब सकंद्वादि से परूपम वाच्यम से परूप करेंगे। ये परूप कब करेगा, जब सकंद्वादि गण में होगा। तो सकंद्वादि गण में हमने देखा तो है ही नहीं, तो क्या कर लेंगे, अनुमान कर लेंगे, अनुमान कर लेंगे कि वहां ये भी है। तो अनुमान को प्रमाण मान लिया जाता है। सबसे प्रत्यक्ष से भी बड़ा प्रमाण है अनुमान। ईश्वर है कैसे मानते हो, अनुमान कैसे अनुमान करते हो, इशारा देखते हो। यद यद वस्तु तत्कर्तृकम सकर्तृकम, जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कर्ता होता है, जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कर्ता। इतना बड़ा मकान हुआ तो अपने आप बन गया, जब इस मकान को बनाने वाला जब कोई है, ये पूरे संसार को बनाने वाला कोई नहीं होगा, कैसे सोच सकते हो। ये माइक बनाने वाला कोई है कि नहीं, तो है कोई ना कोई करता है। तो इस पूरा जो संसार है भी तो कार्य है, तो इस कार्य का भी कोई कर्ता जरूर होगा। तो इस प्रकार से अनुमान करते हैं, समझ गए। उसी तरह कुछ कार्य अनुमान से भी चलता, अनुमान भी एक प्रमाण है। शब्द शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण है कि नहीं है। कोई तुम लोगों को कोई गाली दे देता है तो गुस्साते हो कि नहीं, यदि शब्द प्रमाण नहीं होता तो काय को गुस्साते हो भाई, वो तो सही है ही नहीं, शब्द प्रमाण नहीं, जो बोला वो सही है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब शब्द को प्रमाण मानते हो तभी भी तो नाराज हो जाते हो, होते हो कि नहीं होते हो। शब्द प्रमाण है, देखो तुम्हारे नाराज होना ही बता रहा है, तुम शब्द पर विश्वास कर रहे हो। चलिए ठीक है। मार्तंड, मार्तंड माने सूर्य, मृतंडात आगतः मार्तंड, ऐसा लिखो वहीं, मृतंडात आगतः मार्तंड, इतना लिख लो। अब समझने के बाद की बात है। माहेश्वराणी में जो सूत्र लगा वही यहाँ भी लगता है। महेश्वरात आगतानि माहेश्वराणी, मृतंडात आगतः मार्तंडः, सूर्यः उमांगोश्च। हाँ मृतंडा, क्या लिखा, मार्तंड का मृतंडात, मृतंडात आगतः मार्तंडः। कहते मृत अंडा से सूर्य की उत्पत्ति हुई है। तो कथा तो हमको अभी नहीं पता है, आप लोग खोज सकते हैं। मृतंडात, तो मृत अंडा से वो उनकी उत्पत्ति है सूर्य की, इसीलिए उनको मार्तंडा। एक बार हमने खोजा देखा भी था, अभी स्मरण नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ क्या, ओमांगोश्च, अंदर ले आओ चप्पल, बाहर देखो, इतने भी लोगों को पता नहीं, बाहर उतार नहीं जाता, क्या देखने आए होंगे। चलो क्या हो रहा है देख के आते हैं। क्यों अंदर ले आए, जाने का समय हो गया तो हो ही गया। क्या, ओमांगोश्च, ओमा ओमांगोश्च, अवर्ण ओमांगोः षष्ठ्या क्या सप्तम्या द्विवचनान्तम,
ओमांगोः सप्तम्या द्विवचनान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। ओमांगोच ओमी आंगी अवर्ण से ओम और आंग पर में रहने पर पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है? बरूपे का आदेश होता है। अब आज इतने करेंगे, है ना।